बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी कहां पर है, क्या लोकेशन है, क्या डेमोग्राफी है, क्या कंडीशन है, क्या हिस्ट्री है, वो सारी सेशन के अंदर आज के सेशन में जानकारी साझा करेंगे। पुष्कर सिंह धामी की सरकार यहां पर चल रही है। अच्छा, सरकार की जानकारी साझा करें उससे पहले बेसिक जानकारी पहले इतनी सी प्राप्त कर लीजिए कि सीएम जब से आप बने हैं तब से इनका एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आदेश दिया हुआ है सरकारी प्रशासन को कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या कब्जा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अतिक्रमण और कब्जा होता क्या है? जमीन किसी और की है, कोई और आकर उस जमीन पर बस गया है, यह कब्जा कहलाता है। अब चूंकि अतिक्रमण जो शब्द आप यूज करते हैं वो अतिक्रमण, अब जमीन किसी और की है तो और कौन हो सकता है? और हो सकता है या तो सरकार या कोई और व्यक्ति। सरकार की जमीन, सरकारी जमीन, फिर चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो वन विभाग की जमीन हो, चाहे फिर वो नगर निगम की जमीन हो, नगर पालिका की जमीन हो, सरकारी जमीन जितनी भी हैं वो कोई और पार्टी कहलाई। तो किसी और की जमीन, और साथ में अगर बात की जाए किसी एक्स वाई जेड किसी व्यक्ति की जमीन, तो ऐसी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर जबरन निवास किया जाए, अधिवास किया जाए, तो उसे आप कब्जे के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने जब सीएम बने तो यह डिसाइड किया कि किसी भी प्रकार से अगर कोई कब्जा या अतिक्रमण हो रखा है तो उसे लेकर के जीरो टॉलरेंस दिखाना है। इन्होंने अपने राज्य के सभी डीएम्स को यह मार्गदर्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो सरकार के पास राइटफुली यह अधिकार है कि वो उस जमीन को खाली कराकर जिस पर्पज के लिए उस जमीन को रखा गया था उसे वो साफ करवाए। इसका इन्होंने आदेश दे दिया। लेकिन समटाइम्स इन अतिक्रमण की हुई जगहों पर लोग लंबे समय से रह रहे होते हैं, और लंबे समय से, जैसे कई बार आपने देखा होगा रेलवे जो लाइन है, रेलवे पटरी जहां से भी गुजरती है, जंक्शन जहां होता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कभी आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, या जिस भी मतलब जो पुराना शहर है, अगर आप रेलवे की पटरी से वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि जंक्शन से पहले लेफ्ट और राइट आपको इतना ज्यादा कंजेस्टेड तरीके से वहां पर लोकल झुग्गियों में रहते हुए लोग दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ लोगों ने झुग्गियों में ही अपने पक्के मकान बना लिए होते हैं, कुछ लोग वहीं पर 2-2, 3-3 मंजिल के मकान बनाकर परमानेंट सेटलमेंट के तरीके से रहने लगते हैं। अतिक्रमण या कब्जे की खासियत यह होती है कि सेम डे ना तो सरकार इस पर एक्शन ले पाती है जिस दिन अतिक्रमण हुआ, क्योंकि सरकारी जमीन है, सरकार की अपनी जमीन है, लोग भी सरकार के अपने ही हैं, तो सरकार उन्हें वैसे ही मौखिक रूप से या फिर लेटर भी, मतलब नोटिस दे करके उनको बता रही होती है। लेकिन जब कब्जा परमानेंट लोग प्रूव करने लगते हैं तो फिर अतिक्रमण हटाने का ड्राइव चलाना पड़ता है। जो यहाँ की डीएम है उनका और पुलिस कर्मियों का कहना है कि वो लोग अपने घरों पर पत्थर और पेट्रोल और मतलब कांच की बोतलें एक्सेट्रा सब ऑलरेडी लेकर बैठे हुए थे कि जब ये लोग आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ये बताया हुआ था प्रशासन के द्वारा कि हम अतिक्रमण हटाने आएंगे। तो ये इसका मतलब एक लंबा चौड़ा मसला है। तो चलिए इसके बारे में इतिहास जानते हैं। ठीक है, तो पहले मैप में उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल देख लीजिए, और यहीं पर आपको ये दिखाई दे जाएगा नैनीताल के पास में हल्द्वानी। ठीक है साहब, हल्द्वानी की यह घटना है जहां की डेमोग्राफी में 82.97% यहां पर हिंदू हैं और 13.95% जो है यहां पर इस्लाम है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। बाकी लगभग 2.25% के आसपास सिख भी हैं, तो यहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि यहां हिंसा हुई है तो हिंसा के अंदर लोग मारे गए हैं, तो उनकी संख्या लगभग 5 और कई अखबारों में 6 बताई गई है। तो इसकी घटना का थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। जिस जगह पर कब्जा है, जिस जगह के कब्जे को हटाने के लिए पुलिस गई थी या फिर प्रशासन गया था, वो वन भूलपुरा नामक एक जगह है, और उस जगह के अंदर एक बगीचा है जिसका नाम मलिक का बगीचा है। यहां पर एक मस्जिद और एक मदरसा बना हुआ है। 30 जनवरी को, अब ये तथ्य जो है ना, 30 जनवरी को, यही तथ्य सबसे कीमती है, 30 जनवरी 2024 को नगर निगम की टीम ने इस मस्जिद को अवैध बताते हुए एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि मस्जिद और मदरसे को खाली कर दिया जाए। 3 दिन का इनको समय दिया गया कि 3 दिन बाद अगर आपने इसे खाली नहीं किया, क्योंकि सीएम का डायरेक्शन है अतिक्रमण जहां जहां है उसे हटाइए, तो ऐसी स्थिति में इन्हें यह नोटिस दिया गया कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, क्योंकि इस मस्जिद का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी किसी जगह लैंड रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर भी यह मेंशन नहीं है कि यह जगह इस तरह से इस पर्पज के लिए उपयोग में ली जा रही है। क्योंकि अतिक्रमण की जगह पर बनी हुई है, तो इसके बारे में प्रशासन ने वहां पर जो विद्वान लोग थे उनको कहा कि इसको खाली कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में मदरसे को खाली करने के लिए एक टीम मस्जिद के कैंपस में पहुंची थी। मस्जिद पर जैसे ही टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों ने 2007 का कोर्ट का एक आदेश दिखा दिया। कोर्ट का जब आदेश दिखाया तो हाईकोर्ट उनके प्रार्थना पत्र पर इस मामले से निपटाने के लिए आदेश दी थी। मतलब उनमें दिखाया कि भाई 2007 में ये लोग थे, स्थानीय लोग, ये हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि इस मामले को निपटाया जाए। तो इसके बाद मस्जिद ढहाने पहुंची टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा था। यानी कि 30 जनवरी 2024 को यहां टीम जब मस्जिद को हटाने के लिए, मजार को हटाने के लिए, जो अतिक्रमण का स्थान था उसे साफ कराने के लिए पहुंची, तो लोगों ने यहां पर उनको स्टे ऑर्डर दिखा के कहा कि आप यहां पर अब नहीं आइए, क्योंकि हमने पहले से ही इसके ऊपर स्टे लिया हुआ है कार्रवाई से। लेकिन ये जो दस्ता आया था ये खुद हाईकोर्ट पहुंच जाता है। तो नगर निगम जो है, अच्छा, नगर निगम का नोटिस मिलने पर, सॉरी, नगर निगम का जो स्थानीय लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। हाईकोर्ट पहुंच करके कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे नगर निगम का दस्ता आया था हमारे, उसको हटाने के लिए। तो हाईकोर्ट ने इस मामले पर साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इस मामले पर कोई रोक नहीं लगाएगी। यानी अगर नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने गया है तो उसे हटाने दिया जाए, उन्हें हटाने से रोका नहीं जाएगा। ऐसा कौन ने कह दिया? ऐसा हाईकोर्ट ने कह दिया। तो अब देखिए
30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में, इस कालखंड में यहां के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जो भी प्लानिंग करनी थी, पत्थर इकट्ठे करने की या बोतल इकट्ठे करने की, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली होंगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट ने इनकार किया, तुरंत दस्ता हाईकोर्ट के आदेश की पालना में तुरंत इस जगह पर पहुंच गया। तो हल्द्वानी के अंदर इस दस्ते के द्वारा यहां पर पहुंचा गया और यहां पर पहुंच करके इसको हटाने की कार्रवाई करना शुरू किया। यहां की आप बस्ती को देख सकते हैं, जिस प्रकार से जैसे ये रेलवे की पटरी दिखाई दे रही है आपको, ये रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है और उस ट्रैक के आसपास बसा हुआ ये पूरा की पूरा क्षेत्र आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि 1937 के बाद से मतलब रेलवे की जमीन है। अच्छा, इसकी भी थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देता हूं। असल में क्या होता था, पहले उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा हुआ करता था तो यहां पर हिस्सा हुआ करता था, तो यानी कंबाइंड यूनिट तो थी ही, लेकिन पेड़ पौधों की कटाई भी उस समय पर बहुत हुआ करती थी। पहले वन लॉ इतने मतलब प्रबल नहीं थे, तो पेड़ों की कटाई, क्योंकि यहाँ पर काफी घना जंगल है, तो पेड़ों की कटाई होती थी। तो रेलवे के स्लीपर बनाना, रेलवे के अंदर जो पटरियां हैं उनके नीचे जो लगने वाली जो बहुत लकड़ियों के वो स्थान, शायद उनको स्लीपर ही कहते हैं, उनको बनाने का काम भी यहाँ पर बड़ी जोर शोर से होता था। ऐसी स्थिति में इस रेलवे लाइन के जस्ट पड़ोस का जो क्षेत्र था उसका पूरा उपयोग इस रेलवे के कारखाने को चलाने के लिए किया जाता था। मतलब इस तरह से समझिए कि जब पटरियों के नीचे लगने ही लकड़ी है तो लकड़ी के लिए स्लीपर्स बनेंगे, तो उस क्षेत्र में यहां पर बड़ा काम हल्द्वानी के अंदर हुआ करता था। तो करने के लिए जो मजदूर आया करते थे उस कालखंड में, वो मजदूर यहीं पर आकर के बसने लग गए। वो मजदूर आते कहां से थे? तो यूपी के अन्य जिलों से चल करके जो आसपास के लोग हैं, श्रमिक हैं, वो यहां से चल करके यहां पर आए थे। उनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से थे, मुस्लिम समुदाय से थे। वो यहां पर आकर के यहीं पर रहना शुरू कर दिए थे। तो अब रहते रहते, अब चूंकि यहां पर पेड़ों की कटाई बंद हो गई, लेकिन पटरी के आसपास का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर उन्होंने अपना निवास बना लिया। इतना ही नहीं, कुछ नदी क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने निवास बना लिए। निवास स्थान में वन, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, सिंचाई भूमि, इन सब के ऊपर कब्जा कर लिया गया। इसी बीच में धामी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और उसने कहा कि अवैध कब्जा को पहले तो मुक्त कराइए और अगर कोई बाधा बनता है या फिर कोई छोड़ा मना करता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान करिए। तो फिलहाल आप इस तरह से देखिए कि ये हल्द्वानी की जो रेलवे लाइन है, हल्द्वानी रेलवे लाइन के बगल में इतना जबरदस्त तरीके से कॉम्पैक्टली लोग अब रहते हैं। अब जब लोग यहां रहते हैं, लगभग 50,000 के आसपास की संख्या न्यूज़पेपर्स में बताई जा रही है, तो यहां लोग रहते हैं 1947 से, मतलब इनके अधिवास की जानकारी है देश की आजादी से ही है। यहां पर लगभग 82 एकड़ भूमि, अब अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग 29 एकड़ कह रहे हैं, कुछ 78 एकड़ कह रहे हैं, कुछ जगह 82 एकड़ लिखा है। आप समझिए कि बड़ी भूमि है, इतनी जगह लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लगभग 4000 लोग परिवार रहते हैं। अब परिवार के हिसाब से, मतलब अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी मांगते हैं तो सीधा सीधा 16,000 तो साफ साफ जो न्यूज रिपोर्ट है उसमें पता चल रहा है। उनके रहने पर पानी की टंकी सरकारी ने बनाई हुई, सरकार द्वारा बनाई हुई टंकी यहां पर है। यहां 2 इंटर कॉलेज बने हुए हैं, 5 प्राइमरी स्कूल इस वनभूलपुरा क्षेत्र हल्द्वानी में बने हुए हैं, 15 प्राइवेट स्कूलें बनी हुई हैं, एक धर्मशाला, एक सामुदायिक केंद्र यहां पर बना हुआ है। साथ ही साथ 15 से 20 मस्जिद बनी हुई हैं, इसलिए यहां पर रफ नंबर 50,000 के आसपास बताया जा रहा है। 2 मंदिर बने हुए हैं और एक अस्पताल बना हुआ है। लोगों का तर्क यही है कि अगर रेलवे की ये जमीन है, रेलवे इस जमीन को खाली कराना चाहता है, पटरी के आसपास की पूरी क्षेत्र की आप पटरियां देख रहे हैं, तो ये पूरा की पूरा हल्द्वानी के अंदर अतिक्रमण पटरियों के आसपास जो बसा हुआ है वनभूलपुरा वाला क्षेत्र, तो माना कि ये कब्जा है, ठीक है। तो भाई इस कब्जे के पड़ोस में होते हुए भी सरकार ने जब जब यहां पर सुविधाओं का विकास किया, तो भाई सरकार की नजर में इस क्षेत्र में अगर स्कूल बनी होगी तो स्कूल भी तो सरकार ने किसी अतिक्रमण वाली जगह पर ही बनाई। सरकारी अगर थाना बना, सरकारी टंकी बनी, सरकारी सामुदायिक केंद्र बना, सरकार के द्वारा यहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा, बैंक बनी, अगर वो विकसित की गई तो वो भी तो अतिक्रमण की जगह पर ही की गई। इसका मतलब यह हुआ कि जनता ने, सरकार ने पहले तो उसे ह्यूमन अधिवास एक्सेप्ट कर लिया था सरकार ने, लेकिन बाद में जब रेलवे ने यह कहा कि यह जमीन मेरी है, तो रेलवे ने अपनी बात, क्योंकि रेलवे के जो मतलब जो वो होते हैं ना माइलस्टोन्स वाले जो किलोमीटर्स हैं, 82.9 से 80.17 के बीच का जो किलोमीटर रेंज है, उसके आसपास की भूमि को रेलवे ने अपनी तरफ से कहा कि यह जमीन मेरी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेलवे मेंटेन करता है केंद्र सरकार, और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो ये सारी सुविधाएं यहां दे रही है। रेलवे अपनी लड़ाई खुद लड़े जा रहा है। रेलवे ने अपने स्तर पर पुराने नक्शे, 1959 का नोटिस, 1971 का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, 2017 का सर्वे रिपोर्ट सब दिखा दिया कि साहब ये रेलवे की जमीन है। लोगों का जो कहना है कि जब रेलवे की जमीन है तो किसी सरकार के द्वारा यहां पर हॉस्पिटल, यहां पर ये सब चीजें क्यों बनाई गई। तो ऐसी स्थिति में जनता को जो यहां रह रही है उसे तो ये विश्वास हो गया कि ये सरकार, ये जमीन जो है अब जनता के लिए ही सरकार ने मान ली है, कोई इसको साफ कराने वाला नहीं है। लेकिन रेलवे अपना संघर्ष करता चला गया, रेलवे संघर्ष करता चला गया, हाईकोर्ट से रेलवे जीत के आ गया। रेलवे ने कहा मेरी जमीन को खाली करो। रेलवे जब अपनी जमीन को खाली कराने की मांग कर रहा है तो जो लोग यहां पर बढ़िया से निवास कर रहे हैं और प्रमाण के तौर पर सरकारी संस्थाएं बता रहे हैं, वो इस जमीन को खाली करने से इनकार कर रहे हैं। तो संभवतः अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक एंगल तो साहब ले रखा है रेलवे ने, एक राज्य सरकार ने, और एक हो रखा है
जनता का। तो जो जनता है वो तो अपनी तरफ से प्रमाण ये दे रही है कि राज्य सरकार ने यहाँ चीजें बनाई क्यों। रेलवे कह रही है कि हम तो डे वन से अपना ही लेके चल रहे थे, कोई मानता ही नहीं है, हम तो हाईकोर्ट के थ्रू जीत के आए कि ये जगह हमारी थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा की सारा मामला चल रहा है। तो यहाँ पर 8 फरवरी को जब बुलडोजर पहुंचा जगह खाली कराने के लिए, कई जगह रास्ता बनाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, तो गुस्साई भीड़ ने उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर डीएम है वंदना सिंह जी, उन्होंने वनफूलपुरा क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगा दिया। एक बात यहाँ पर बार बार डीएम ने मेंशन की है और वो ये, इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। मतलब ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, प्रशासनिक अमला यहां गया, उस पर पथराव हुआ, उसको आग लगाने की कोशिश हुई, उसके व्हीकल तोड़े गए, पत्रकारों के व्हीकल तोड़े गए, पर बोले ये यहां पर कोई भी कम्युनल वायलेंस देखने को नहीं मिला है। तो इसको केवल हिंसा कहा जाए, इसको कम्युनल वायलेंस ना कहा जाए। ठीक है, हालांकि हम इस घटना को 8 फरवरी से ही लगातार आपको अपडेट अपने ट्विटर हैंडल्स के थ्रू दे रहे हैं। निरंतर इसमें जो जो अपडेट हुआ वो आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया तो इसमें कहा गया कि मतलब केवल सरकारी गाड़ियां, सरकारी लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी सब में से अगर कोई भी बाहर आया तो उसको धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार ने बकायदा पुलिसकर्मियों के माध्यम से यहाँ पर प्रॉपर मार्च पास्ट वगैरह किया। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को मारा गया, जो पीड़ित परिवार हैं उनका कहना है कि हमारे लोग जो मर गए उनका क्या होगा, वो कैसे वापस आएंगे। पुलिस प्रशासन यहां पर प्रॉपर तरीके से चाक चौबंद होकर के कर्फ्यू की स्थिति को मेंटेन करते हुए काम कर रहा है। ठीक है, निश्चित ही इनसे सख्ती से तो निपटेगी सरकार, चाहे कहें चाहे ना कहें, सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी। और सीएम ने भी यह बात अपनी तरफ से स्पष्ट कर दी है कि इस पूरे मामले को पूरी तरह से मतलब सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम का भी बयान इस विषय पर आ गया है और आना ही है ऐसी स्थिति में। तो जो जिस व्यक्ति की तलाश थी, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा इस पूरे काम को प्लान किया गया था, उस व्यक्ति को भी अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये हल्द्वानी वायलेंस के अंदर जो व्यक्ति मास्टरमाइंड था उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकियों की शिनाख्त की जा रही है और शिनाख्त करके उनको पकड़ा जा रहा है। और निश्चित ही अब मुझे लगता है कि दंगाइयों को मतलब जो भी उचित सजा है वो तो दी ही जाएगी। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक था कि पुलिस प्रशासन पहले ही चाक चौबंद होकर ऐसी जगह की पहले ही खुफिया रिपोर्ट लेकर आ जाती है। देखिए, जितने भी सेंसिटिव एरिया होते हैं, सेंसिटिव एरिया से मतलब जहां पर यह पता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, तो पुलिस को भी चाहिए था कि वो अपने साथ सारे की सारी व्यवस्थाएं लेकर पहुंचती। और ये स्थितियां पूरे देश में बड़ी कॉमन है। मतलब इसको रिलीजियस रंग देने से बेहतर है ये समझा जाए कि अतिक्रमण पर जब जब प्रशासन गया है छुड़ाने के लिए, तो लोगों ने अतिक्रमण छोड़ने के स्थान पर जो प्रशासनिक जमला आता है उसके ऊपर ही पथराव करने का सबसे सुलभ तरीका ढूंढ रखा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर भी दिखाई देता है फर्स्ट दृश्यता, कि वो इस जगह को पहले नहीं भांप पाए कि यहां पर क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति रही होती तो प्रॉपर तरीके से पुलिस भी प्लानिंग के साथ यहां पर इस कार्य को अंजाम देने जाती। खैर, सरकार इसके बारे में अपनी जांच रिपोर्ट बिठाएगी और जांच रिपोर्ट बैठेगी अगर, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो स्पष्ट तरीके से चीजें बाहर निकल कर आएंगी। फिलहाल के लिए 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 19 लोगों को नामजद रूप से यानी कि बाय नेम आरोपी बनाया गया है। 5 लोगों में से गिरफ्तार हुए हैं, 6 लोगों का डेथ टोल अब तक निकल के आ रहा है, 500 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं, ऐसा इसके अंदर आया है। हालांकि हाईकोर्ट में यह मामला फिर से पहुंच गया है, देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। तो हमने प्रयास किया एक छोटे वीडियो के अंदर आपको यह जानकारी पहुंचाने का। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।